स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल संकल्प हमारा में। तो जैसा कि हम कर रहे हैं अपने जो हम एक्ट कर रहे हैं चाइल्ड एक्ट, उसमें द कमीशन फॉर चाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट वाला हम कर रहे थे। उसमें हम लगभग 3 वीडियो कर चुके हैं और ये हमारा लास्ट वीडियो होगा जिसमें अध्याय 6 और अध्याय 7 हम पढ़ेंगे। इसके बाद ये जो प्रोटेक्शन एक्ट है, द कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड एक्ट, ये समाप्त हो जाएगा। तो जो इसकी चैप्टर 6 जो है हमारा अध्याय 6, इसमें वित्त की बात करेंगे, लेखा और संपरीक्षा की। धारा 27 आएगी। धारा 27 में बोला गया केंद्रीय सरकार द्वारा अनुदान, यानी केंद्रीय सरकार अनुदान देगी किसको? आयोग को। तो केंद्रीय सरकार संसद द्वारा, केंद्रीय सरकार का जो भी नियम या कानून जो भी बनाएगी ये संसद में बनाएगी। तो इस संसद द्वारा इस निमित्त विधि द्वारा, ये जो निमित्त विधि बनी है, किए गए सम्यक विनियोग के पश्चात आयोग को अनुदान के रूप में ऐसी धनराशि का संदाय करेगी जो केंद्रीय सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए उपयोग किए जाने के लिए ठीक समझे। यानी जो बेसिकली इसमें यही दिया गया धारा 27 में कि अगर आपसे पूछा जाए कि आयोग को जो अनुदान है वो कौन देगा? केंद्रीय सरकार देगी, और संसद के थ्रू जो भी इसने निमित्त किया होगा विधि में, वही जो ठीक समझेगी केंद्रीय सरकार, वो आयोग को धनराशि प्रदान करेगी, अनुदान देगी। 2 में बोला गया आयोग इस अधिनियम के अधीन कृत्यों का पालन करने के लिए ऐसी धनराशि खर्च कर सकेगा जो वह ठीक समझे। यानी ये जो अधिनियम बनाया गया है इसके अधीन केंद्र सरकार दे रही है इनको अनुदान के, इनको आयोग को, और आयोग को जब ये अनुदान मिल रहा है तो ये इसी अधिनियम के अधीन खर्च भी कर सकेगा कृत्यों को, यानी इस तरह के फंक्शंस या कोई कार्यों पर जो आयोग को ठीक लगे और जो इस अधिनियम में दिए गए हैं कार्य। ऐसा नहीं कि आयोग को ठीक लग रहा है किसी और चीज़ में, अपने घर के लिए निजी, तो निजी में नहीं करेगा आयोग के किसी व्यक्ति को, नहीं। आयोग को ठीक लगे मतलब आयोग जो इस अधिनियम में दिए गए हैं उनके लिए ठीक लगे, वो राशियाँ जो है उन पर क्या करेगा? खर्च करेगा, व्यय करेगा। इंग्लिश वाले देख लें। चैप्टर 6 फाइनेंस, अकाउंट एंड ऑडिट। 27 धारा जो है हमारी सेशन, ग्रांट्स बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, अनुदान यानी दान देना जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो ग्रांट्स देगी इनको। तो द सेंट्रल गवर्नमेंट शेल आफ्टर ड्यू अप्रोप्रिएशन मेड बाय पार्लियामेंट बाय लॉ इन दिस बिहाफ, यानी जो पार्लियामेंट में लॉ बने हैं उसके बिहाफ पर पे टू द कमीशन बाय way of grant such sum of money as the central government may think fit be being utilized for the purpose act। यानी जिस भी जो केंद्रीय सरकार है, जो आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो क्या करेगी? कमीशन के लिए ग्रांट्स देगी जो उसको उचित लगे, ठीक लगे। सेकंड में बोला गया है द कमीशन में स्पेंड सच सम ऑफ मनी एज इट थिंग्स फिट फॉर परफॉर्मिंग द फंक्शन अंडर दिस एक्ट। यानी जो कमीशन है, जिसको ये ग्रांट मिल चुके हैं, अब वो कमीशन क्या करेगी? इस एक्ट के थ्रू उन्हें क्या करेगी? खर्च कर सकेगी। बोला आगे सच सम शैल बी ट्रीटेड एज एक्सपेंडिचर, यानी खर्च कर सकेगी पेबल आउट ऑफ द ग्रांट रेफर्ड इन सबसेशन 1। यानी सबसेशन 1 कौन सा है हमारा? ये वाला। तो सबसेशन 1 के थ्रू जो ग्रांट्स दिए गए हैं उन्हें कमीशन खर्च कर सकेगी अपने अकॉर्डिंग, जो इस एक्ट में दिए गए हैं उनके अकॉर्डिंग। नेक्स्ट है हमारी धारा 28 में बोला गया है राज्य सरकार द्वारा अनुदान, यानी जैसे केंद्र सरकार अनुदान दे रही है ऐसी राज्य सरकार भी अनुदान देगी अपने राज्य आयोग के लिए, क्योंकि हम बात कर चुके हैं दोनों के लिए। तो एक में है राज्य सरकार क्या करेगी? विधानमंडल द्वारा। देखिए मैंने बोला था ना, केंद्र सरकार क्या करेगी? संसद में करेगी, राज्य सरकार क्या करेगी? विधानमंडल में। तो विधानमंडल द्वारा इस निमित्त विधि द्वारा किए गए सम्यक विनियोग के पश्चात राज्य आयोग को अनुदानों के रूप में ऐसी धनराशि का संदाय करेगी जो राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए उपयोग ठीक समझे। सेम उसी की तरह है, जो राज्य सरकार क्या करेगी? विधानमंडल में जो राज्य सरकार जो अपने बिल पास करवाती है वो किस में करवाती है? विधानमंडल में। तो अपने राज्यों के लिए, ठीक, तो अपने राज्यों के लिए विधानमंडल में जब ये इस तरह के बिल पास करवाएगी तो उसमें जो भी इसने इस विधि में धनराशि या अनुदान ठीक उचित समझे हों तो आयोग के लिए, तो वो उन्हें प्रदान करेगी।
अच्छा, 2 में बोला गया है जो राज्य आयोग है, यानी अब आयोग हमारा कौन सा था, राज्य आयोग। और राज्य सरकार ने किसको धनराशि दी थी, अनुदान दिया था राज्य आयोग को। तो अब राज्य आयोग क्या करेगा, अपने अकॉर्डिंग से खर्च कर सकेगा, यानी इस अधिनियम में जो दिए गए हैं उनके अकॉर्डिंग। तो इस अधिनियम के अध्याय 3 के अधीन कृत्यों का पालन करने के लिए, यानी जो इस अधिनियम का अध्याय 3 है, पढ़ चुके हैं हम अध्याय 3, उसके कृत्यों को यानी उसके फंक्शंस को, उसके कार्यों का पालन करने के लिए ऐसी धनराशि खर्च कर सकेगा कौन, राज्य आयोग के जो वह ठीक समझे, और ऐसी राशियां उपधारा 1 निर्दिष्ट अनुदान में संदेह व्यय मानी जाएंगी। अच्छा, ऐसी धनराशियां किस में व्यय मानी जाएंगी, ये वाली जो उपधारा 1 है इसके द्वारा। बढ़ते आगे की ओर। अब नेक्स्ट इंग्लिश वाले देख लें, ग्रांट्स बाय स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट जो ग्रांट्स दे रही है उनका क्या है, तो द स्टेट गवर्नमेंट शैल आफ्टर ड्यू अप्रोप्रिएशन मेड बाय लेजिस्लेचर बाय लॉ इन हिज बिहाफ पे टू द स्टेट कमीशन। तो जो स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगी, जो लेजिस्लेचर है, विधानसभा, उसके थ्रू जो लॉ बना है और जिसमें स्टेट गवर्नमेंट ने कमीशन को पे करने के लिए बोला है ग्रांट्स, तो और जो उसे स्टेट गवर्नमेंट को फिट लगता है कि ये यूटिलाइज्ड यानी जो ज़रूरत के हिसाब से कमीशन को पे करेगी, तो पहली ये धारा 1 में आएगा। धारा 2 जो हमारी सब सेशन 2 है उसमें बोला गया था स्टेट कमीशन, जो अब स्टेट कमीशन को क्या मिल चुका है, ग्रांट्स मिल चुके हैं। स्टेट कमीशन को क्या मिल चुके हैं, ग्रांट्स। तो मे स्पेंड, तो जो ग्रांट्स मिले हैं वो स्पेंड कर सकती है सम मनी एज इट थिंक फिट फॉर परफॉर्मिंग द फंक्शन अंडर चैप्टर 3। जो इस एक्ट का चैप्टर 3 दिया है उसके अकॉर्डिंग स्टेट कमीशन खर्च कर सकती है ग्रांट्स को। और जो सेक्शन 3 तो दे ही रखा है, इसमें भी जो उसे ठीक लगे अपने अकॉर्डिंग भी, सेक्शन 3 के अकॉर्डिंग भी, अपने अकॉर्डिंग जो उसमें सेक्शन 3 में उचित लगे उसके अकॉर्डिंग जो ये पे ग्रांट्स खर्च कर सकती है। अब नेक्स्ट है हमारी धारा 29, देख लेते हैं आयोग की लेखा और संपरीक्षा। लेखा के बारे में और संपरीक्षा के बारे में बातें हो रही हैं। धारा 1 जो है उसमें बोला गया है आयोग उचित लेखा और अन्य सुसंगत अभिलेख रखेगा। जो आयोग होगा वो क्या रखेगा, उसके पास लेखा होना चाहिए और सुसंगत अभिलेख रखेगा। और लेखाओं का वार्षिक विवरण ऐसे प्रारूप में तैयार करेगा, जो लेखा है उसका वार्षिक विवरण क्या है, ऐसे प्रारूप में तैयार करेगा जो केंद्रीय सरकार भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक से परामर्श करके विहित करे। यानी आयोग को उचित लेखा भी रखना पड़ेगा और सुसंगत अभिलेख, एक तरीके से अभिलेख जो रखते हैं वो भी रखने पड़ेंगे। और वार्षिक विवरण होना चाहिए, वर्ष जो पूरे 1 साल का होता है उसका तैयार करेगा एक तरह से प्रारूप। जैसे आपने अपने स्कूलों में पहले अटेंडेंस देखी होगी तो रजिस्टरों पे लगती थी, तो उसका एक प्रारूप रहता था। तो सेम इसी तरह से है, 1 साल का प्रारूप जो है लेखाएं जो आयोग होगा वो रखेगा और केंद्र सरकार भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक से परामर्श करके विहित करेगा। सेकंड में बोला गया है आयोग के लेखाओं की संपरीक्षा। नियंत्रक यानी इनकी परीक्षा, संपरीक्षा यानी एक तरीके से दोबारा से निरीक्षण कौन करेगा इनके आयोग की लेखाओं की, तो नियंत्रक महालेखा परीक्षक करेगा। और ऐसे अंतराल पर की जाएगी जो उसके द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं। और ऐसी संपरीक्षा के संबंध में उपगत कोई व्यक्ति आयोग द्वारा नियंत्रक महालेखा परीक्षक को संदेह होगा। थर्ड में बोला गया है नियंत्रक के बारे में पढ़ लेते हैं। महालेखा परीक्षक और इस अधिनियम के अधीन आयोग के लेखाओं की संपरीक्षा, यानी महालेखा परीक्षक और इस अधिनियम के अधीन जो लेखाओं की संपरीक्षा के संबंध में उसके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति को उस संपरीक्षा के संबंध में वे ही अधिकार और विशेष अधिकार प्राधिकार प्राप्त हुए जो नियंत्रक महालेखा परीक्षक को साधारणतः सरकारी लेखाओं की संपरीक्षा के संबंध में होते हैं। फोर्थ में देख लेते हैं आयोग द्वारा केंद्रीय सरकार को, जो आयोग है उसके द्वारा जो केंद्रीय सरकार है हमारी उसको नियंत्रक महालेखा परीक्षक द्वारा या इस निमित्त उसके द्वारा नियुक्त किसी अन्य व्यक्ति द्वारा प्रमाणित आयोग के लेखे उन पर संपरीक्षा रिपोर्ट सहित प्रतिवर्ष भेजे जाएंगे। केंद्रीय सरकार प्रतिवर्ष भेजने हैं जो भी आयोग और ये केंद्र सरकार नियंत्रक महालेखा परीक्षक रिपोर्ट ये तैयार करेंगे, ठीक है, यही बोला गया इसमें।
अब धारा 30 देख लेते हैं, 30। इसमें बोला गया राज्य आयोग की लेखा और संपरीक्षा। ये भी देखिए सेम ही है, पीछे हम आयोग के पढ़ के आए, ये राज्य आयोग के है। तो इसमें बोला गया राज्य आयोग उचित लेखा, देखिए राज्य आयोग भी उचित लेखा रखेगा, अन्य सुसंगत अभिलेख रखेगा और वार्षिक विवरण तैयार करेगा। उसका प्रारूप क्या होना चाहिए, वार्षिक होना चाहिए, और महालेखा परीक्षक से परामर्श करके विहित करेगा। अच्छा, सेकंड में क्या है, राज्य आयोग के लेखाओं की संपरीक्षा कौन नियंत्रक है, महालेखा परीक्षा द्वारा की जाएगी, और ऐसे अंतराल पर की जाएगी जिसके द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए। ये सब हम पीछे पढ़ चुके हैं वहाँ आयोग के बारे में, बस यहाँ राज्य लगाना है आपको, तो ये सब सेम ही है। थर्ड, नियंत्रक ये भी हम पीछे पढ़ चुके हैं, महालेखा परीक्षक, और इस अधिनियम के अधीन राज्य आयोग के लेखाओं की संपरीक्षा के संबंध में, यानी जो संपरीक्षा एक तरीके से जांच के संबंध में, उसके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति को संपरीक्षा के संबंध में वे अधिकार हैं, विशेष अधिकार हैं, प्राधिकार प्राप्त होंगे जो नियंत्रक महालेखा परीक्षक को साधारणतः सरकारी लेखाओं की संपरीक्षा के संबंध में होते हैं। देखिए इसमें ये बोला है जो महालेखा परीक्षक है, या फिर इस अधिनियम के अधीन राज्य आयोग के लेखाओं की, या तो महालेखा परीक्षक करेगा इनकी जांच जो है, या फिर कोई और करता है। अगर राज्य आयोग किसी और को नियुक्त करता है संपरीक्षा करने के लिए, तो उसे वही अधिकार प्राप्त होंगे जो एक महालेखा परीक्षक को प्राप्त होते हैं, ये इसमें बोला गया है। जिसे बोल दिया, और विशेषताओं से बहियां, लेखे, संबंधित बाउचर, अन्य दस्तावेज, कागज पत्र पेश किए जाएंगे, ये सब ठीक। 4 में बोला गया है राज्य आयोग द्वारा राज्य सरकार को नियंत्रक महालेखा परीक्षक द्वारा या इस निमित्त उसके द्वारा नियुक्त किसी अन्य व्यक्ति द्वारा प्रमाणित राज्य आयोग के लेखे, उन पर संपरीक्षा रिपोर्ट सहित प्रतिवर्ष भेजे जाएंगे। राज्य सरकार ऐसी प्रतिवर्ष भेजने हैं ये रिपोर्ट, जो भी ये रिपोर्ट बनेंगी क्या करनी है, प्रतिवर्ष भेजनी है इन्हें। उसके पश्चात यथाशीघ्र राज्य विधानमंडल के समक्ष भी रखी जाएंगी, और वहां पे पीछे किस में रखी जा रही थी, संसद में रखी जाएंगी। नेक्स्ट बढ़ते हैं, ये सब मैं समझा चुकी हूँ। 30 इंग्लिश वाले देख ले एक बार। 30 अकाउंट एंड ऑडिट ऑफ स्टेट कमीशन। अकाउंट और ऑडिट ऑफ स्टेट कमीशन के बारे में बात की गई है। तो बोला गया है द स्टेट कमीशन सेल मेंटेन प्रॉपर अकाउंट। जो स्टेट कमीशन होगी वो एक प्रॉपर जो अकाउंट है मेंटेन करेगी, और अदर रेलिवेंट रिकॉर्ड जितने भी होंगे, इससे संबंधित रिकॉर्ड होंगे, उन्हें प्रिपेयर करेगी और एनुअल स्टेटमेंट के रूप में तैयार करेगी अकाउंट को, यानी साल भर के लिए। और जो भी स्टेट गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब्ड करेगी कंसल्टेशन विद द कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, ये महालेखा नियंत्रक परीक्षक की है, पीछे इसमें हिंदी में महालेखा नियंत्रक परीक्षक बोलेंगे, इंग्लिश में कंट्रोल ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया बोलेंगे। सेकंड में यही बोला गया है द अकाउंट ऑफ स्टेट कमीशन। जो अकाउंट होंगे स्टेट कमीशन बनाएगी शैल बी ऑडिट बाय द कंट्रोलर ऑडिट एज इंटरवल एज मे स्पेसिफाइड बाय हिम एक्सपेंडिचर। ये मैं सब पीछे पढ़ा चुकी हूँ अभी हिंदी में, ठीक है, इसे आप स्वयं से पढ़ लेना। अब नेक्स्ट हम अध्याय 7 पे बढ़ते हैं। इसमें बोला है प्रकीर्ण, यानी धारा 31 में बोला गया है सद्भाव पूर्वक कार्रवाई के लिए संरक्षण, यानी जो भी सद्भाव पूर्वक कार्रवाई होगी उसके लिए संरक्षण के बारे में बात करी गई है। तो बोला गया इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए किन्हीं नियमों के अनुसरण में, या तो इस अधिनियम में या इसके अधीन बनाए गए किन्हीं नियमों के अनुसरण में, या इसके द्वारा कोई भी नियम बनाए जा रहे हैं और उसका अनुसरण किया जा रहा है, तो सद्भाव पूर्वक की गई या की जाने के लिए आश्रित किसी बात के संबंध में अथवा किसी रिपोर्ट, कागज पत्र केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार, आयोग, राज्य आयोग के प्राधिकारी द्वारा या उसके अधीन किसी प्रशासन के संबंध में कोई भी वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार, आयोग, राज्य आयोग या उसके किसी सदस्य अथवा केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार, आयोग के निर्देशाधीन कार्य करने वाला व्यक्ति के विरुद्ध नहीं होगा। इसमें यह बोला गया है कि भाई सद्भाव पूर्वक कार्रवाई के लिए संरक्षण, ये बोला गया है एक तरीके संरक्षण यानी एक तरीके से छूट देना। जिस संविधान में भी संरक्षण दिए गए रिजर्वेशन एक तरीके से, तो वही बोला है।
इसमें यानी इस अधिनियम में जो भी ये सब नियम वियम एक्ट वैक्ट दिए हैं, तो उसमें बोला गया है इसके लिए केंद्र सरकार, राज्य सरकार, और इन पर क्या है, इन पे एक तरीके से छूट दी गई है, इनके विरुद्ध नहीं, इन व्यक्तियों के विरुद्ध नहीं होंगे ये, इसमें ये बात बोली गई है। इंग्लिश वाले देख लें, प्रोटेक्शन ऑफ एक्शन टेकन इन गुड फेथ, तो नो सूट prosecution or other legal proceeding shall be lie against the central government, यानी इस तरह की प्रोसिक्यूशन और लीगल प्रोसीडिंग सेंट्रल गवर्नमेंट के अगेंस्ट नहीं होगी, और स्टेट गवर्नमेंट के कमीशन के, स्टेट कमीशन के, आयोग स्टेट, देखिए एक तो गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, कमीशन, स्टेट कमीशन, और एनी मेंबर देयर ऑफ एनी पर्सन एक्टिंग अंडर द डायरेक्शन ईदर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट। ये बोल रहा है कि इनके खिलाफ कोई भी इस तरह की एक्शन नहीं ली जाएंगी जो इस अधिनियम में दी गई हैं, और ना ही इनके नीचे कोई काम करने वाले जो होंगे उनके में। आप इसे स्वयं से पढ़ लेना, बाकी तो मैंने इसकी मतलब सीधे समरी बता दी है, बाकी रीडिंग आप इसकी खुद कर लेना, काफ़ी टाइम लग जाएगा वरना रीडिंग लगाने में। 32 में बोला गया है अध्यक्ष, सदस्यों और अन्य अधिकारियों का लोक सेवक होना। देखिए बोला गया है इसमें आयोग जो है वो राज्य आयोग का प्रत्येक सदस्य, या तो आयोग या फिर राज्य आयोग का भी प्रत्येक सदस्य इस अधिनियम के अधीन कृत्यों का निर्वहन करने के लिए जो भी कार्य है, यानी उनका निर्वहन करने के लिए राज्य आयोग में नियुक्त प्रत्येक अधिकारी भारतीय दंड संहिता, जो भारतीय दंड संहिता है हमारी 1860 या 42, याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसमें केवल ये बोला गया है कि अध्यक्ष और सदस्य और अन्य अधिकारी जो हैं वो लोक सेवक समझे जाएंगे इस अधिनियम के अधीन, तो केवल आपको ये समझना है। इंग्लिश वाले चेयरपर्सन और मेंबर एंड अदर ऑफिसर क्या समझे जाएंगे, पब्लिक सर्वेंट समझे जाएंगे, किसके, सेशन 32 के अंतर्गत। चेयरपर्सन, मेंबर और अदर ऑफिसर क्या समझेंगे, पब्लिक सर्वेंट। धारा 33 में बोला गया केंद्रीय सरकार द्वारा निर्देश, केंद्र सरकार द्वारा जो निर्देश दिए गए हैं उनके बारे में। सो बोला गया आयोग जो है वो इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों का निर्वहन करने में राष्ट्रीय प्रयोजन से संबंधित नीति विषयक प्रश्नों पर ऐसे निर्देशों द्वारा मार्गदर्शित होंगे जो उसे केंद्रीय सरकार द्वारा दिए जाएं। यानी जो आयोग है वो इस अधिनियम के अधीन क्या होगा, जो भी फंक्शंस होंगे, कृत्यों का निर्वहन करेगा, राष्ट्रीय प्रयोजनों के लिए संबंधित नीति विषयक प्रश्नों पर ऐसे निर्देशों द्वारा मार्गदर्शित होगा जो उसे केंद्रीय सरकार द्वारा दिए जाएंगे। जो केंद्रीय सरकार द्वारा जो भी मार्गदर्शन दिए जाएंगे वो आयोग उनको क्या करेगा, फॉलो करेगा, उन्हीं कृत्यों का निर्वहन करेगा। सेकंड में बोला गया है यदि केंद्रीय सरकार जो है वो आयोग के बीच इस बारे में केंद्र सरकार में और आयोग में वाद विवाद उत्पन्न हो जाता है कि कोई प्रश्न राष्ट्रीय प्रयोजन के से संबंधित नीति विषयक प्रश्न है या नहीं है, तो उस पर केंद्र सरकार का विनिश्चय अंतिम होगा। यानी अगर केंद्र सरकार और आयोग में ही क्या चल गया, वाद विवाद हो गया कि केंद्र सरकार बोल रही है कि ये जो प्रश्न है ये नीति जो ये राष्ट्र से संबंधित नहीं है, प्रयोजन के लिए है ना, और आयोग बोल रही है भाई ये है, तो लेकिन बात किसकी मानी जाएगी, एंड में सर्वोपरि केंद्र सरकार को माना जाएगा। इंग्लिश वाले सेशन 33 डायरेक्शन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, तो इन द डिस्चार्ज ऑफ इट्स फंक्शन अंडर दिस एक्ट द कमीशन शैल बी गाइडेड बाय सच डायरेक्शंस ऑन द क्वेश्चंस ऑफ पॉलिसी रिलेटिंग टू नेशनल पर्पस एज मे बी गिवन टू बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। इसमें ये बोला गया है जो हमारी कमीशन होगा तो जो नेशनल के पर्पस से, नेशन के पर्पस से जो होंगे, नेशन के पर्पस से जो भी पॉलिसीज होंगी रिलेटिंग, तो वो जो डायरेक्शन है वो कौन देगा, वो केंद्र सरकार देगा। 2 में बोला गया अगर केंद्र सरकार और ये दोनों मिलकर करेंगे, लेकिन सेकंड बोला गया इफ़ एनी डिस्प्यूट, यानी कोई डिस्प्यूट होता है, कोई दोनों में वाद विवाद होता है सेंट्रल गवर्नमेंट और कमीशन के बीच में, तो वेदर अ क्वेश्चन इज और नॉट ऑफ पॉलिसी रिलेटिंग ऑफ अ नेशनल पर्पस, तो डिसीजन किसका फाइनल माना जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट जो बोलेगी उसका फाइनल माना जाएगा। धारा 34 में देख लेते हैं विवरणीय या जानकारी, तो आयोग और केंद्र सरकार को अपने उन क्रियाकलापों के संबंध में ऐसी विवरणीय या अन्य जानकारी प्रस्तुत करेगा जिनकी केंद्र सरकार समय समय पर अपेक्षा करे। यानी जो केंद्र सरकार को
आयोग जो है केंद्र सरकार को क्या करेगा, समय समय पर जानकारी देगा, और जिस जो कि केंद्र सरकार क्या करती है, अपेक्षा यानी एक तरीके से उसे उन चीज़ों की क्या हो, नीड हो, या फिर उन चीज़ों को दिखाना ज़रूरी हो आयोग को। इंग्लिश वाले रिटर्न और इन्फॉर्मेशन, तो बोला है द कमीशन शैल फर्निश टू द सेंट्रल गवर्नमेंट सच रिटर्न or other information with respect to its activities as a central government may from time to time require। सेंट्रल जो कमीशन है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को क्या करेगी, टाइम टू टाइम जो इंफॉर्मेशन है वो क्या करेगी, देगी। अब हमारी धारा 35, इसमें बोला गया केंद्र सरकार की नियम बनाने की शक्ति, जो केंद्र सरकार की नियम बनाने की शक्ति है उसके बारे में बात करी गई है। तो बोला गया केंद्र सरकार जो है इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए अधिसूचना द्वारा बना सकेगी। केंद्र सरकार इस अधिनियम के उपबंधों को क्या है, अधिसूचना द्वारा बना सकती है, यानी गजेट्स द्वारा बना सकेगी। इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम, इस अधिनियम के अधीन जो भी नियम बनाया गया है, बनाए जाने के पश्चात यथाशीघ्र संसद के प्रत्येक सदस्य के समक्ष रखा जाएगा। वो जब वह सत्र में हो, कुल 30 दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा। यह अवधि एक सत्र में अथवा 2 या 2 से अधिक अनुक्रमणिक सत्रों में पूरी हो सकेगी। या तो एक अवधि में हो सकती है या फिर 2 या 2 से अधिक। यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त अनुक्रमिक सत्र के ठीक बाद के सत्र के देखिए सीधे सीधे आप ये मान लीजिए, इसमें पहले में तो बात करी गई है किसकी, कि भाई केंद्र सरकार जो है अधिनियम बना सकेगी। दूसरे में बात करी गई है संसद में पेश करेगी। ज़्यादा डीपली आपसे नहीं पूछ रहा। नेक्स्ट देख लेते हैं इंग्लिश वाले। द सेंट्रल गवर्नमेंट, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो क्या करेगी, नोटिफिकेशन द्वारा कोई भी प्रोविजंस हैं इस एक्ट के लिए तो वो ला सकेगी। सेकंड में बोला गया है जो भी रूल हैं वो दोनों जो बनाए हैं वो दोनों पार्लियामेंट में रखने होंगे, और सेशन में 30 दिन के जो टोटल पीरियड है 30 डेज का उसमें रखने होंगे आपको, ठीक है। धारा 36 में बोला गया राज्य सरकार की नियम बनाने की शक्ति, जो राज्य सरकार की नियम बनाने की शक्ति है उसके बारे में बात करी गई है। तो राज्य सरकार इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए नियम अधिसूचना बना सकेगी। नेक्स्ट में बोला गया इस अधिनियम के अधीन राज्य सरकार द्वारा बनाया गया प्रत्येक नियम, देखिए इस अधिनियम के अधीन जो राज्य सरकार है उसके द्वारा बनाया गया प्रत्येक नियम बनाए जाने के पश्चात यथाशीघ्र राज्य विधानमंडल के, जहां उनके 2 सदन हैं अथवा प्रत्येक सदन के समक्ष, ऐसे राज्य विधानमंडल में एक सदन है तो सदन के समक्ष रखा जाएगा। देखिए इसमें बात करी गई है, जैसे पीछे उसके बारे में बात करी गई थी आयोग के बारे में। जैसे हमने बोला था पहले कि आयोग सेम है, सिमिलर चल रहे हैं ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल। जैसे कि आयोग क्या कर रहा था, आयोग जो केंद्र सरकार है वो उसके लिए कोई भी नियम बना सकती है आयोग के लिए, तो इसमें राज्य सरकार बना सकती है और कहाँ करेगी, विधानमंडल में करेगी पेश। तो यही बोला गया है इसमें द स्टेट गवर्नमेंट मे बाय नोटिफिकेशन, या स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगी, क्योंकि भाई ये राज्य आयोग के बारे में बात हो रही है, पीछे केवल आयोग के बारे में बात हो रही थी, वो केंद्र का आयोग था। द स्टेट गवर्नमेंट, जो स्टेट गवर्नमेंट है वो नोटिफिकेशन के थ्रू क्या करेगी, कोई भी प्रोविजंस निकाल सकती है इस एक्ट के लिए। और एवरी रूल जो है वो स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगी, जल्दी से जल्दी एज सून एज क्या करेगी, वो स्टेट लेजिस्लेचर के समक्ष रखेगी। अब धारा 37 में बोला गया कठिनाई दूर करने की शक्ति किस किस को दी गई है। तो यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो केंद्रीय सरकार राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा ऐसे उपबंध कर सकेगी जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत ना हो, जो कठिनाई को दूर करने के लिए आवश्यक प्रतीत हो। यानी कोई ऐसा उपबंध है जिसे लागू करने में थोड़ी सी कठिनाई हो रही है प्रभावी करने में, तो केंद्र सरकार इस तरह के उपबंध कर सकती है कि जिससे इस तरह के लागू होने में नियम जो है कठिनाई ना हो। परंतु ऐसा कोई आदेश इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख से 2 वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात नहीं किया जाएगा, ठीक है। जो तारीख फर्स्ट है उसकी 2 वर्ष की समाप्ति तक नहीं किया जाएगा। लेकिन बोला गया इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश जो है वो किया जाने के पश्चात यथाशीघ्र संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा।
सेशन 37 पावर टू रिमूव डिफिकल्टीज. If any difficulty arise in giving effect to the provisions of Act, the central government may, by order published in the official gazettes, make such provisions not inconsistent with provisions of Act as may appear to be necessary for removing the difficulties. इसमें ये बोला गया है किसी प्रोविजंस में एक्ट में अगर कोई प्रॉब्लम आती है आपको क्या करने में लागू करने में एक तरीके से, तो क्या होगा, तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी, कोई इस तरह के प्रोविजंस बना सकती है जो ज़रूरत होंगे. प्रोवाइडिंग दैट नो ऑर्डर, सेकेंड बोला गया है एवरी ऑर्डर मेड अंडर दिस सेशन शैल बी लेड एज सून एज मे बी आफ्टर इट मेड. और जो भी कोई सेशन बनाया जाएगा वो कहाँ रखा